अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक का टॉपिक इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट्स, स्टार्ट का जो टॉपिक थे उनमें हमने पढ़ा सबसे पहले थर्म थर्मोडायनामिक्स की अजम्पशंस। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उन अजम्पशंस को डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो गैस के पैरामीटर्स हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनके बीच एक रिलेशन बताया। इसके बाद हमने पढ़ा कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है, ठीक है, किस तरह से टेम्परेचर को स्टेबल रखने से एक इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो कायम होती है। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम एंड थर्मोडायनामिक को एक्सप्लेन करने के लिए भी ये एक बुनियादी इकाई का रोल प्ले करती है। सो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना लेक्चर, जो कि है इंटरनल एनर्जी। सो देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है। स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जीज का सम होती है, ठीक है। मींस के किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, उसे हम बोलते हैं कि ये उसकी इंटरनल एनर्जी है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये क्या आ जाएगी? इट इज द सम ऑफ टोटल energies of molecules inside a substance, ठीक है, that is kinetic energy and potential energy। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी भी गैस की, जो कि है, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थर्मोडायनामिक में आइडियल गैस की हम एग्जांपल लेते हैं। तो आइडियल गैस वो गैस है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं, ये जरा ध्यान से लाइन सुनिएगा, कि आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें एटम्स जो हैं वो एज अ पॉइंट मैस कंसीडर किए जाते हैं। और पॉइंट मैस वो कैटेगरी होती है जो कि एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एग्जर्ट नहीं करते। और जब वो फोर्सेस एग्जर्ट नहीं करते तो हम उनकी जो मोशन है उसे जस्ट ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। मतलब इन आइडियल गैस हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो क्या कंसीडर किए जाते हैं? पॉइंट मैसेस, ठीक है, नो फोर्स एग्जर्ट, ठीक है। तो इसलिए हम उनकी जो एनर्जी होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी एलिमेंट दिखाई नहीं देता, वो जस्ट उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि अगर हम थर्मोडायनामिक के केस में इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन करते हैं तो वो कुछ यूं होगी कि इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस दैट एग्जिस्ट इनसाइड द गैस, ठीक है। तो हम इसमें कौन सी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की। सो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, या यूं कह लें कि जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर के। सो वी विल सी हियर कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड इज इक्वल्स टू 3/2 kb t, जिसमें 3/2 तो कांस्टेंट है, kb भी कांस्टेंट है। मींस कि kb क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और जबकि ये क्या है? टेम्परेचर के इक्वल होती है। अगर हम इसका सॉलिड एक रिलेशन बनाएं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अप्लाइड टेम्परेचर के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी
ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो भी इंक्रीज कर जाती है, किसकी, आइडियल गैस की। जी तो स्टूडेंट्स अभी हमने ये पढ़ा कि जो काइनेटिक ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, 3/2 kBT। ठीक है, ये मीन एक फॉर्मूला है जिसके तहत हमें पता चलेगा कि जो उसकी इंटरनल एनर्जी है, मीन्स कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स दैट कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब गैसेस जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है गैस जो कि मोनोटॉमिक, जिसमें पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरी होती है जिसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब मोनोटॉमिक का क्या मतलब है और डायटोमिक से क्या मुराद लिया जाता है? स्टूडेंट्स, जो मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं इसका मतलब ये होता है कि इसमें जस्ट एक तरह के एटम्स पाए जा रहे हैं, मींस के फॉर एग्जांपल हीलियम एंड नियोन। ठीक है, लेकिन जो डायटोमिक गैसेस होती हैं इसका मतलब ये होता है कि ये सम ऑफ द टू एटम्स हैं, मींस कि जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन। ठीक है, तो इट मींस दैट कि दो नाइट्रोजन के एटम्स, दो एलिमेंट्स मिलके एक नाइट्रोजन का एटम बनता है, दो एलिमेंट्स मिलके एक ऑक्सीजन का एटम बनता है। तो इस तरह से इस तरह की जो गैसेस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं डायटोमिक गैसेस। अब स्टूडेंट्स, जो मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं हमेशा याद रखें क्योंकि ये सिंगल एटम के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, सो ये जस्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को शो करवाती हैं, जस्ट इनकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है। जबकि ये जो डायटोमिक गैसेस होती हैं इसमें ट्रांसलेशन के साथ साथ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज भी इन्वॉल्व होती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, अगर आपसे एग्जामिनर एग्जाम में ये क्वेश्चन करता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या फिर मोनोटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो इसके लिए दोनों केसेस में इंटरनल एनर्जी की जो डेफिनेशन होगी वो डिफरेंट होगी। इंटरनल एनर्जी मोनोटोमिक गैसेस में हम कहेंगे कि it is the total translation kinetic energy of a substance of the molecules। ठीक है, और अगर डायटोमिक की बात होती है इसमें हम कहेंगे कि it is the sum of translational, vibrational and rotational kinetic energy of any substance। ठीक है, तो इस यहाँ यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मोनोटोमिक गैसेस कौन सी होती हैं और उसकी इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एंड देन डायटोमिक गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं और उसमें जो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस चीज को बताने के लिए कि किस तरह से ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और किस तरह से गैसेस जो हैं उनके पार्टिकल्स वर्क करते हैं। सो इंटरनल एनर्जी को मजीद डिस्कस करने के लिए जब तक किसी भी चीज की कोई एग्जांपल ना दी जाए तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता समझाने का, ना वो चीज समझ में आती है। सो लेट्स सी हियर कि किस तरह से जो चीजें हैं वो वाकई एग्जिस्ट करती हैं और उनकी इंटरनल एनर्जी किस तरह से इफेक्ट करती है। मीन्स के ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि इंटरनल एनर्जी, उसके बाद डेफिनेशन। अगर आप इस फ्लो चार्ट को फॉलो करते हैं तो आपका जो पूरा टॉपिक है वो इंशाल्लाह इसी लेक्चर में आप उसको कवर कर लेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, इट इज द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद उसका रिलेशन क्या है, किसका रिलेशन, मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है टेम्परेचर के साथ, वो 3/2 kBT। ठीक है, उसके बाद उस पर थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन कर देना है, देन उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद है गैसेस। गैसेस की दो तरह की होती हैं, मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक। मोनोटॉमिक के केस में जस्ट हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं, एंड डायटोमिक के केस में रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज भी ट्रांसलेशन के साथ साथ इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। स्टूडेंट्स, एडियाबैटिक का जो यहाँ पे मैंने नेम दिया है ये आप लोगों के लिए अभी न्यू है, लेकिन हम इसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक पे जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मैं आपको जस्ट ये बताती चलूँ कि एडियाबैटिक कौन से प्रोसेसेस होते हैं और एडियाबैटिक कंप्रेशन किस तरह से होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन तब हो रही होती है जब
जो वर्क डन बाय द सिस्टम जब होता है, मीन्स के आप इसको सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जब एक सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे वर्क कर रहा होता है उस टाइम के ऊपर हम कहते हैं कि ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। और कंप्रेशन कब होती है? जब सराउंडिंग वर्क कर रहा होता है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स सी हियर किस तरह से। यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक गैस सिलेंडर है, दो तरह के गैस सिलेंडर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि पहले जो गैस थी वो यहाँ तक की थी। एक हमने क्या किया, पिस्टन लिया, हमने उसके साथ क्या किया, कंप्रेस कर दिया, तो पिस्टन यहाँ पे आ गया। ठीक है, कंप्रेस, ये पिस्टन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये आपके पास है पिस्टन, और ये क्या है, एडियाबैटिक एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, और ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब देखें स्टूडेंट्स, जैसे पिस्टन को थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करवाया गया, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे पार्टिकल्स थे गैस के, वो क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब इनके स्पेसेस पहले की निस्बत कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो इंक्रीज करेगी, और उसका टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। अब इसके फर्दर मैं एक आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह से गैस पाइप जो होता है, गैस पंप जिसे बोलते हैं, अब उस केस में क्या होता है, जब उसको प्रेस किया जाता है तो गैस पंप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हीट हीटिंग हीटिंग में जाना शुरू कर देता है, मतलब हॉट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि वहां पे गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, वहां पे पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा मोशन कर रहे हैं। जब ज्यादा से ज्यादा मूव करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, एक रूम अगर हम कंसीडर करते हैं, उसमें जस्ट 100 स्टूडेंट्स की स्पेस है, और हम उसमें 200 स्टूडेंट्स को बीच में घुसा दें, तो वहां पे एक सफोकेशन का माहौल बन जाता है, मीन्स के वहां पे हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है गैदरिंग की वजह से। अब यहाँ पे भी क्या है, इसी तरह से यह है, जब हमने इसको कंप्रेस किया तो उसको जो रूम है वो कम मिलेगा गैस के पार्टिकल्स को, और वो ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे, और उसी तेजी की वजह से वहां पे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज कर जाएगी, एंड एज वेल एज एयर टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, और उसके साथ उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब अगर हम दूसरे केस की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पे था हमारे पास, अब पिस्टन मूव नहीं कर रहा, बल्कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पिस्टन को ऊपर की तरफ दिखेर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मीन्स के इस तरह, अब इसका मतलब है यहाँ से पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर गया और गैस के पार्टिकल्स को भी ज्यादा रूम मिल गया। जब ज्यादा रूम मिलेगा तो खुद जरा सोचें कि उनकी जो पार्टिकल्स की मोशन होगी वो पहले की निस्बत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम होगी तो वहां पे टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स के काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, एंड उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इसकी बेस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स क्या होगी, इसकी बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के पास जो डेली हम परफ्यूम यूज करते हैं, बॉडी स्प्रे, ठीक है, जिसे बोलते हैं, तो अब जब हम उसको प्रेस करते हैं, जब छोड़ते हैं उसे, तो उसके अंदर से जो स्प्रे निकलती है वो हमें ठंडी महसूस होती है। इसका मतलब है कि जो वहां के पार्टिकल्स होंगे वो ठंडे हैं। ठीक है, मतलब जब एक्सपेंशन हो रही होती है, एक्सपैंड जब कोई गैस करती है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो ठंडे इस वजह से होते हैं, बिकॉज उनकी मोशन जो है उस तरह से नहीं होती, उनका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, हीट इतनी ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं करते। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में बिठा लें, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एंड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक के अलावा भी बहुत से इस तरह के टॉपिक्स हैं, मीन्स के आप यूं समझें कि ये किसी भी थर्मोडायनामिक को समझने की बेस है। तो काइंडली आप लोगों ने इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगी। आज तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।